Students, welcome in economy class the story of village Palampur. Students, आज हम पढ़ेंगे farming in village Palampur. Students, majority of population, about 75% population depend in village Palampur on the agriculture. एग्रीकल्चर पर निर्भर थी, फार्मिंग पर निर्भर थी, आपको पता है। और फार्मिंग जो है 1960 के बाद में 1960 के बाद में नो एक्सपेंडिशंस ऑफ लैंड इन विलेज पालमपुर। विलेज पालमपुर में 1960 के बाद में कोई जमीन की बढ़ोतरी नहीं हुई, बिकॉज जो भी जमीन जो बंजर पड़ी हुई थी, बंजर भूमि या कोई वेस्टेज जो भी जमीन थी, लैंड थी, वो सब कल्टीवेशन के लिए यूज हो चुकी थी। मॉडर्न फर्टिलाइजर्स के द्वारा, मॉडर्न फार्मिंग के द्वारा सब जो है यूज हो चुकी थी। इसके बाद जो है वहाँ पर कोई भी इंक्रीजिंग जो लैंड की नहीं हुई। तो बच्चों, आप सोचेंगे हाउ टू सर्वाइव द पॉपुलेशन ऑफ पालमपुर, बिकॉज पॉपुलेशन तो इंक्रीज होती ही है। पॉपुलेशन कैसे सर्वाइव कर रही थी विलेज पालमपुर की? तो बच्चों, देयर इज नो नीड ऑफ द लैंड टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर, देयर इज नीड of new farming, new modern technology to improve the new farming, improving farming। तो बच्चों, तो कैसे वहाँ पर जो लोगों ने अपनी फार्मिंग में इम्प्रूव किया, एग्रीकल्चर में इम्प्रूव किया, जिससे कि क्रॉप जो है इंक्रीज हुई और वहाँ के लोग हंसी खुशी जो है जब अपना जीवन में व्यतीत कर रहे थे। आपको पहले चैप्टर में बच्चों बताया था कि विलेज पालमपुर जो था बहुत डेवलप्ड विलेज था। वहाँ पर इरिगेशंस के साधन और फर्टिलाइजर्स, जो न्यू टेक्नोलॉजीज बहुत डेवलप्ड थी, और जो रिसोर्सेज थे फार्मिंग को, क्रॉप्स को बेचने के, वो भी बहुत डेवलप्ड थे। ट्रांसपोर्टेशंस बहुत डेवलप्ड था। तो इस वजह से वहाँ की फार्मिंग जो एरिया था वो सर्वाइव कर पा रहा था। तो 3 तरह की फार्मिंग विलेज पालमपुर में बच्चों होती थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हम देखेंगे मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग में होती है कि एक साल में एक ही जमीन पर, एक लैंड पे अलग अलग कल्टीवेशंस करना। मीन्स जैसे मॉनसून सीजन में रेनी सीजन में जो है खरीफ की फसल बोना, खरीफ क्रॉप जैसे कि बाजरा है ना, जवार। विंटर सीजन में वीट, विंटर में राबी फसल, राबी क्रॉप जो थी वीट, ये सब जो है क्रॉप को ग्रो करना, मल्टीपल क्रॉपिंग करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप को बेच के अर्निंग प्राप्त की जा सके। ये तो हो गई स्टूडेंट्स मल्टीपल क्रॉपिंग। और फिर मॉडर्न फार्मिंग मेथड, वहाँ पर जो मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे संभव हो पाती थी, कैसे पॉसिबल हो पाती थी? बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग मेथड था। मॉडर्न फार्मिंग मेथड में बच्चों 3 चीज आएंगी: हाई यील्ड, वैरायटी सीड्स, सेकंड है केमिकल फर्टिलाइजर्स, थर्ड है बच्चों केमिकल पेस्टिसाइड्स, मिस खाद्य पदार्थ जो थे पेस्टिसाइड्स। इन सब चीज़ों का, इन 3 चीज़ों के यूज़ के द्वारा मॉडर्न फार्मिंग मेथड का यूज़ होता था, जिससे कि मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल हो पाती थी। और इरिगेशन की जो फैसिलिटीज़ थी वो भी डेवलप्ड थी। 1960 से पहले पुराने तरीके से जो है मॉनसून पे निर्भर करती थी,
डिपेंड थी, जो खेती वगैरह ट्रेडिशनल जो मेथड थे उन पे निर्भर थी। बट 1960 के बाद में ट्यूबवेल वगैरह वेल सेटअप हो गए विलेज पालमपुर में। और इसके बाद में हाई यील्ड वैरायटी सीड्स मीन जिससे ऐसे सीड्स का यूज़ करना जो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ज़मीन से ज़्यादा क्रॉप अच्छे से अच्छे क्रॉपिंग हो सके। और केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड, अच्छे खाद्य पदार्थों का यूज़ करके खेती को बढ़ाना, ये सब मेथड वहाँ पर यूज़ हुए जिससे कि वहाँ की क्रॉप जो है इंक्रीज हुई। थर्ड था बच्चों मॉडर्न फार्मिंग मशीन्स, मशीन ट्रैक्टर्स वगैरह, ट्रैक्टर्स ना, ट्रैक्टर्स थे और थ्रेशर्स थे, थ्रेशर्स, इन सब के द्वारा जो मशीन्स के द्वारा भी वो फार्मिंग जो है पॉसिबल हो पाती थी, जिससे कि किसान वहाँ के फार्मिंग से संतुष्ट होके और अपने जीविका भी निर्भर करते थे और अर्निंग भी अच्छे से खासी कर लेते थे। तो बच्चों अब हमने फार्मिंग के बारे में हम बहुत कुछ जान चुके। अब हम देखते हैं अफेक्ट द नेचुरल रिसोर्सेज। हमने आप पढ़ा बच्चों की इन तीनों तरीके से वहाँ पर फार्मिंग होती थी, बट इनका अफेक्ट भी ज़मीन पे बहुत ज़्यादा पड़ता था। जो हाई यील्ड वेराइटीज़ के सीड्स यूज होते थे, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होते थे, केमिकल पेस्टिसाइड्स यूज होते थे, तो इसका अफेक्ट जो था नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल फर्टिलिटी थी जो सोइल की, उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता था। जैसे कि लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू यूज ऑफ केमिकल फर्टिलिटी एंड HY सीड्स, HYV सीड्स से और केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज़ होती थी उससे जो नेचुरलिटी थी सोइल की, जिससे कि अपने आप ग्रो करने की उसकी शक्ति बिल्कुल क्षीण हो जाती है। अभी भी अगर हम यूज़ करेंगे ये केमिकल ज़्यादा, तो जो नेचुरलिटी है सॉइल की वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे रिड्यूस होती चली जाती है। और सेकंड था रिड्यूस द ग्राउंड वाटर टेबल ड्यू टू ओवर यूज ऑफ ट्यूबवेल। बच्चों जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे किसी भी ज़मीन से, तो उसका ग्राउंड लेवल कम हो जाएगा वाटर का नेचुरली। तो इसी तरह से विलेज में भी जैसे जैसे ज़्यादा पानी निकाला जाता था, तो इस चीज़ की संभावना बनी रहती थी कि ग्राउंड वाटर जो है धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है। तो बच्चों आपने ये देखा कि फार्मिंग से हमें किस तरह से फार्मिंग की गई विलेज में और इसके क्या क्या इफेक्ट हुए। अब हम वापस आ जाते हैं बच्चों फैक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चर। फैक्टर के बारे में जो हम पहले पढ़ चुके हैं, फैक्टर्स पे विलेज पालमपुर में फैक्टर्स किस तरह रिलेटेड थे फार्मिंग से, फार्मिंग जो मेथड थे इनसे कैसे रिलेटेड थे। फैक्टर्स related to फार्मिंग। सबसे पहले बच्चों फैक्टर था हमारा लैंड। तो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था विलेज में, विलेज पालमपुर में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 450 फैमिलीज रहती थी विलेज पालमपुर में। उनके पास लैंड कैसे कैसे थी फैमिलीज, 450 फैमिलीज में बच्चों लैंड ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड थी। इसमें 150 फैमिलीज जो थी, फैमिलीज जो थी लैंडलेस फार्मर थे, लैंडलेस जिनके पास कोई जमीन, फार्मर्स जिनके पास कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं था, वो अपनी जीविका के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए जो बिग फार्मर्स थे उनकी ज़मीन पर जो है मेहनत करते थे, फार्मिंग करते थे और उसके बदले में उन्हें वेजेस प्राप्त होती थी, पे प्राप्त होती थी, जिससे कि वो उनका लाइवलीहुड जीवन निर्वाह हो पाता था। ठीक है बच्चों, 150 तो लैंडलेस फार्मर थे और 240 फैमिलीज थे जो स्मॉल फार्मर्स थे। स्मॉल फार्मर्स कैसे होते थे बच्चों, लेस देन 2 हेक्टेयर जमीन थी उन लोगों के पास, 2 हेक्टेयर से नीचे की, लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड, जिससे कि वो अपने
जो अपना जीवन निर्वाह भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, सिर्फ अपनी फैमिलीज के लिए जो क्रॉपिंग वो कर पाते थे, जिससे कि उनकी लाइवलीहुड स्मूथली चलती रहे। और कई बार तो उनके खुद के जीवन निर्वाह के लिए भी क्रॉपिंग जो है अवेलेबल नहीं हो पाती थी, जिसमें कि 240 फैमिलीज आती थी। बाकी बची बच्चों 60 फैमिलीज थी, जो 60 फैमिलीज में वो फैमिलीज आती थी जो कि बिग फार्मर कहलाते थे, मीडियम या बिग फार्मर कहलाते थे। 40 फैमिलीज बिग फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स। इनके पास क्या था बच्चों, मोर देन 2 हेक्टेयर लैंड अवेलेबल होती थी। 2 हेक्टेयर टू 10 हेक्टेयर। किसी किसी के पास जो मीडियम थे फार्मर्स, उनके पास 2 हेक्टेयर तक होती थी, और जो बहुत बिग फार्मर्स होते थे उनके पास 10 हेक्टेयर तक लैंड होती थी, लैंड अवेलेबल। तो बच्चों इतनी जमीन पे जो बिग फार्मर थे वो खुद से तो खेती कर नहीं पाते थे। छोटी फैमिली के लोग तो जैसे अपनी अपनी खेती पे अपनी फैमिली के लोग करते थे, स्मॉल फार्मर। और जो बिग फार्मर्स थे वो खुद से फार्मिंग नहीं कर पाते, इतनी बड़ी जमीन पे अकेले कैसे फार्मिंग करेंगे फैमिली के साथ। तो वो अपने यहाँ जो है फार्मर्स को वेजेस के लिए रखते थे, वेजेस उनको देते थे और उसके बदले में उनसे फार्मिंग कराते थे, जो कि लैंडलेस फार्मर होते थे या स्मॉल फार्मर होते थे। तो जब उनके पास इतनी क्रॉपिंग हो जाती थी तो उसकी सेल करने का भी कोई उनके पास साधन होता था। बच्चों आपने पढ़ा इससे पहले पार्ट में कि नेबर जो उनके विलेजेस थे, टाउन से शाहपुर और रायगंज में जाके और शाहपुर में जाके वो अपनी जो क्रॉपिंग होती थी उनको सेल करते थे और वाजिब दाम उनसे प्राप्त करते थे, और अपनी ज़रूरतों की क्रॉपिंग तो पहले वो रख लेते थे अपने पास, और बाकी बच्ची जो फार्मिंग उनके पास जो क्रॉप्स थी उनको वो सेल कर देते थे, जिससे कि उनका लाइवलीहुड चलता रहता था। ठीक है बच्चों, ये आपने आज जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा और लेबर पढ़ी कि किस तरह से लेबर जो है वर्क करती थी विलेज पालमपुर में, जिससे कि 150 फैमिलीज लैंडलेस फैमिलीज, 240 फैमिलीज स्मॉल फार्मर और 60 फैमिलीज बच्चों 60 फैमिलीज जो थी बिग फार्मर्स की थी और मीडियम फार्मर्स की थी, जिनके पास 2 to 10 हेक्टेयर्स जो है लैंड होती थी। तो बच्चों आज आपने ये पढ़ा, इसके नोट्स बनाइएगा और आगे का चैप्टर अगले पार्ट में पढ़ेंगे।